इंडियन कोवर्किंग स्पेस है या इंडियन फ्लैक्स ऑफिस स्पेस, जो भी आप उसे कह लीजिए, दुनिया में नंबर 1 है। कॉमन आदमी की जो समझ है कोवर्किंग स्पेस मतलब कि एक कॉमन स्पेस में आप 2 सीट ले लीजिए, 2 टेबल ले लीजिए, कोई आपके लिए पूरा का पूरा ऑफिस बना के दे रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, आपकी ऑफिस की तरह रन कर रहा है, बट इट्स अ थर्ड पार्टी। कि हम तो इतने नए एंट्रेंट्स हैं और ऑल ऑफ सडन हम नंबर 1 हो गए। नो अदर मैच्योर मार्केट इज ऑफरिंग जितना इंडिया ऑफर कर रहा है। टियर 2 शहर, वहाँ चीजें नहीं चली, अब चल जाएंगी। कंपनीज आ रहे हैं और जॉब है तो ऑटोमेटिकली बाकी सारा इकोसिस्टम तो एक फोर्सिंग मैकेनिज्म बन गई। एंटरप्राइज मतलब क्या हुआ? ब्रांडिंग भी आपकी होती है, कलर्स भी आपके होते हैं, स्पेसिफिकेशंस भी आपकी होती है, एज गुड एज योर ओन ऑफर। ये तो पहले भी होता था, फिर इसमें और अभी वाली चीज में क्या अंतर है? आज का इंडिया मांगता है कन्वीनियंस, साथ में आप रुपया भी बचाए। कौन है जो इस तरह के स्पेसेस ले रहे हैं और आगे ये कैसे इवॉल्व होते हुए दिख? 25-28% स्टार्टअप्स, बैलेंस जो है ऑल एस्टैब्लिश्ड कंपनी। अमेरिका में जो है वो वीजा का चक्कर हो गया पूरा, आउटसोर्सिंग पुरानी चीज हो गई, अब इनसोर्सिंग पे काम होगा। जो डेवलपमेंट हुआ है वर्ल्ड में, चाहे वो अच्छा है बुरा, हैज ऑलवेज हैड अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द ऑफिस स्पेस कंजम्पशन इन इंडिया। इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है उन लोगों को ज्यादा है जो बाहर से आ रहे हैं। 70-80% GCCs आर गोइंग टुवर्ड्स फ्लेक्स। और हाउसिंग डिमांड और बेहतर रेंटल यील्ड्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई देंगी। पहले आता है ऑफिस, फिर बाकी एसेट क्लास धीरे धीरे फॉलो करती है। इट्स अ गिवन, ग्रोथ होगी, रियल एस्टेट की ग्रोथ होगी। हेलो, वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो और आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमेशा की तरह इस बार भी कुछ खास बातचीत करेंगे यहाँ पर, थोड़ा हट के, जहाँ रियल एस्टेट की एक अलग तरीके की समझ, एक अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग हम आपको देने की कोशिश करेंगे हर बार की तरह। और इससे पहले की शुरुआत करें, आपको हमेशा की तरह धन्यवाद, बहुत सारा आभार कि आप लगातार शो देखते हैं हमारा और उस पर ढेर सारे कमेंट करते हैं। कुछ नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, मोस्ट वेलकम, आने भी चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम आपको कुछ ऐसा दे पाएँ जहाँ रूटीन में जो हमारी रियल एस्टेट की बातचीत है उससे थोड़ा अलग हो, आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रियल एस्टेट को लेके अच्छी तरह से डेवलप हो। तो आज भी ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ हमारे बहुत सारे दर्शकों ने शायद सुना होगा, जाना होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके बारे में आइडिया नहीं होगा, सिवाय कि हम उन टर्म्स को जानते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोवर्किंग स्पेसेस की। जी हाँ, आप शायद आपको कुछ एक नाम दिमाग में चमके होंगे, और कोवर्किंग स्पेस, फ्लेक्सिबल स्पेस, फ्लैक्स ऑफिस, बहुत सारे अलग अलग टर्म हैं। तो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इंडियन रियल एस्टेट में इसका क्या लेना देना है, जब हम कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करते हैं तो ये उसका हिस्सा कैसे है, और अल्टीमेटली आप जो दर्शक हैं, जो कि एक इन्वेस्टर हो सकता है, एक होम बायर हो सकता है, एक ऑफिस बॉयर हो सकता है, कोई दुकान, लैंड, कुछ भी खरीदना है, आपके लिए ये चीज़ जानना समझना क्यों ज़रूरी है, कैसे कनेक्ट करता है ये आपको, और फिर आप किस शहर में रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे। एक अच्छी चीज़ से शुरुआत करते हैं कि इस समय जो इंडियन कोवर्किंग स्पेस है या इंडियन फ्लैक्स ऑफिस स्पेस, जो भी आप उसे कह लीजिए, दुनिया में नंबर 1 है। जी हाँ, वो दुनिया में नंबर 1 है। ये कब हो गया, कैसे हो गया, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन अगर कोई चीज़ हमें नंबर 1 बना रही है तो डेफिनेटली इसका एक बहुत बड़ा मायना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के शो की, और उसके लिए हमने 2 खास मेहमानों को बुलाया है। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं रमिता अरोड़ा, जो कि हेड है फ्लेक्स इंडिया कुशमन एंड वेकफील्ड, और भी आपका डेजिग्नेशन बड़ा है पर यहाँ पे मैंने वहीं तक सीमित रखा है। इसके अलावा हर्ष बिनानी साहब है हमारे साथ, जो कि को फाउंडर है स्मार्ट वर्क्स के, वन ऑफ द कंपनीज जो इस तरह के काम करती है। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है द रियल एसेट शो में। अच्छा, हम अपने शो को रियल एस्टेट से रियल एसेट कहते हैं, तो ताकि लोगों को थोड़ा एक अलग उसमें फील आए। रियल एस्टेट तो सब समझते हैं, लेकिन वो आपके लिए जब रियल एसेट की तरह काम करे, वो हमारा पर्पस है, राइट। तो मैं आपसे रमिता शुरुआत करता हूँ। देखिए, कोवर्किंग स्पेस ये कोविड के दौरान लोगों ने सुनना खूब शुरू किया, और हमारी एक कॉमन आदमी की जो समझ है कोवर्किंग स्पेस मतलब कि एक कॉमन स्पेस में आप 2 सीट ले लीजिए, 2 टेबल ले लीजिए। स्टार्टअप वैसे काम करते हैं क्योंकि वो बड़ा ऑफिस नहीं खोल सकते, लेकिन क्या कोवर्किंग स्पेस इतनी सी है? फ्लैक्स ऑफिस या फ्लैक्स ऑफिस स्पेस, क्या ये सेम चीज़ है? या एक बेसिक से शुरुआत करते हैं, थोड़ा बताइए हमें। ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बहुत सालों से है, बट इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स। पहले जो था वो आज जो है बहुत उसने चेंजेस देखे हैं। पहले होता था बिजनेस सेंटर होता था, जहाँ जैसे आप बोल रहे हैं 2 टेबल हो गए, चेयर हो गया, ये आपको मिल रहा है। फिर पिछले 10 साल में
ये पूरा एसेट हैज़ टेकन ओवर द ऑफिस मार्केट इन अ वेरी डिफरेंट सेंस. अभी जैसे पहले था कोवर्किंग से शुरू हुआ, बिजनेस सेंटर से कोवर्किंग की तरफ आया, व्हेन ग्लोबल एंट्रेंट्स आल्सो केम इनटू द कंट्री, तभी उससे कोवर्किंग वाज बड़ा फ्लोर है, उसके अंदर आपके टेबल हैं, आप जा रहे हैं, सीट्स ले रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली कोवर्किंग. फिर उसके बाद में कोविड आया. कोविड से पहले भी काफ़ी एवोल्यूशन शुरू हो गई थी, बट कोविड के बाद जो थ्रस्ट आया इस इंडस्ट्री में, इट्स अनदर लेवल. उसमें अब क्या हो गया है कि मेरे को मेरा ऑफिस चाहिए. छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, दे वांट द ऑफिस टू बी डिजाइंड फॉर देम. आप उस ऑफिस में जाओ, इट शुड नॉट बी एनी डिफरेंट फ्रॉम देयर ऑफिस. सो व्हाट वी कॉल एज एंटरप्राइज सोल्यूशन, मैनेज्ड ऑफिस सोल्यूशन. आपका ऑफिस है, आप कोई आपके लिए कर रहा है, आपको पूरा का पूरा ऑफिस बना के दे रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, आपको आपकी ऑफिस की तरह रन कर रहा है, बट इट्स अ थर्ड पार्टी हु इज डूइंग इट. आप उनको एक सिंगल चेक देते हो, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डू विद अ लैंडलॉर्ड, बट इट्स इवॉल्व्ड. सो फ्रॉम बिजनेस सेंटर, कोवर्किंग, अब वी आर इन द फेज ऑफ एंटरप्राइज एंड मैनेज सॉल्यूशंस, जो कि अगर देखा जाए तो 70 to 80% ऑफ फ्लेक्स दैट इज हैपनिंग इन इंडिया is actually around enterprise and managed. ठीक है, तो आई थिंक मोटी मोटी बात तो समझ में आई. अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. हर्ष, ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हमने तो देखा बचपन से कि ऑफिसेज होते हैं, सरकार के ऑफिस होते थे शुरुआत में, जो सब गवर्नमेंट ऑफिस जब हुआ करते थे तो उनकी अपनी बिल्डिंग होती थी, वो उसे मैनेज करते थे. फिर प्राइवेट कंपनियाँ आई तो उनके अपने ऑफिस बने. फिर वो हमारे IT रिवॉल्यूशन आया तो बड़े बड़े कैंपसेस देखे गए, विप्रो के, इन्फोसिस के, टाटा के. फिर मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल इंडिया में आ रही है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में उन्होंने अपना फ्लोर ले लिया या पूरी बिल्डिंग ही ले ली, उसके ऊपर उसका नाम लग गया. ठीक है, ये जो चीज़ है कोवर्किंग या फ्लैक्स, इसकी ज़रूरत कब पड़ गई? ये कब आ गया, क्यों पड़ी? विपिन जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें अवसर देने का. ये बहुत ही एक टॉपिकल एरिया है जो हम चाहते हैं दर्शक भी समझे ज़्यादा, बिकॉज इंडिया अगर आज के दिन इस स्थिति पे आ गया है कि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट है इस पे, और अभी इसकी इतनी चर्चा भी नहीं हुई है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझे. और इसको समझने के लिए हमें एक अलग पहलू से ये चीज़ समझना पड़ेगा. ऑफिस की जब हम बात करते हैं, इंडिया में ऑफिस की कहानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग लास्ट 20-25 सालों में बहुत ज़ोरों से स्टार्ट हुई है. 75 साल हो गए, उससे ज़्यादा हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को, और आज के दिन अपने बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली 100 करोड़ स्क्वायर फुट ऑफिस स्पेस की, जिसमें बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं जो ये जिक्र करते हैं कि 80 करोड़ तो लास्ट 20 से 25 सालों में ही आए हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस वेलोसिटी से ग्रोथ हुई है जी. अब अगर हम एक वर्ल्ड व्यू देखते हैं, कोवर्किंग एज अ कंसेप्ट इंडिया में नहीं जन्मा है. कोवर्किंग एज अ कंसेप्ट बाहर के देशों में था, वेस्टर्न कंट्रीज़ में था, और वहाँ पे कंसेप्ट इसलिए बहुत ज़ोरों से चला क्योंकि वहाँ पे जो स्मॉल और मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनको जगह और अच्छी इन्वायरमेंट की इतनी ज़्यादा आभास नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे रियल एस्टेट की जो सप्लाई थी वो भी ऑर्गेनाइज थी, और जो डिमांड था, जो गूगल, फेडेक्स, बड़े कंपनीज की थी, वो भी ऑर्गेनाइज थी. तो इन बिटवीन कोवर्किंग जैसा एक माध्यम मिल गया जहाँ पे न्यू और छोटे कंपनीज को एक बहुत अच्छा जगह मिल गया यूज़ करने के लिए. इंडिया बहुत अलग है. इंडिया में अगर आप कोई एक बाहर का आइडिया लाओ और उसको आप कट कॉपी पेस्ट करो तो वो इंडिया में वर्क नहीं करता है. इंडिया में डायनामिक्स ही बहुत डिफरेंट है. आज के दिन इंडिया में आप सरप्राइज्ड होंगे जान के बात कि 80% कमर्शियल रियल एस्टेट हमारे टॉप 10 शहरों में आज के दिन भी अनऑर्गेनाइज्ड है. कोई 80%. कोई डॉक्टर एक बड़ी बिल्डिंग का मालिक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग टाइकून ने जो संपत्ति अपना बिजनेस में क्रिएट किया, भाड़े के इनकम के लिए उसने साइड करके एक अलग बिल्डिंग खरीद ली. और यहीं पे एक उल्टा हिसाब है, क्योंकि 80% से ज़्यादा डिमांड बड़े कंपनीज का ऑर्गेनाइज्ड है. सो ये आपको एक लॉपसाइडेड इक्वेशन इंडिया में ही मिलेगा, जहाँ मार्केट फ्रैगमेंटेड है सप्लाई साइड में, लेकिन डिमांड बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. सो इंडिया में एवोल्यूशन इस इंडस्ट्री की एज अ कोवर्किंग ही हुई, जो मातृभाषा में क्या थी, आप एक तल्ला ले लीजिए भाड़े में और आप उसमें कुछ अम्यूनिटीज़ क्रिएट करा लीजिए, जैसे पैंट्री हो गई, मीटिंग रूम्स हो गई, रिसेप्शन हो गई, और फिर आप छोटे क्यूबिकल्स 5 सीट की, 10 सीट की, उसमें छोटे कंपनीज़ को
आप सर्विस दीजिए कि हम आपका ऑफिस भी बनाएंगे, आपकी डे टू डे जो नीड्स है, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, एसी हो, सिक्योरिटी हो, हम सब कुछ बंडल करके लाइक अ होटल आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके एवज में आप हमें हर महीने का, जैसे आप होटल में एक रात का भाड़ा देते हो, यहाँ पे एक महीने का एक सीट का भाड़ा आप हमें दीजिए, सब कुछ हम करके आपको देंगे। दिस वॉज हाउ द ग्लोबल आइडिया केम टू इंडिया। बट लाइक आई सेड, इंडिया इज़ वेरी डिफरेंट। इंडिया में अगर कोई आइडिया आपको समय या पैसा बचाता है तो वो आइडिया 2G का 4G बहुत जल्दी बन जाता है। इसलिए ये सरप्राइजिंग नहीं है कि ये आइडिया को एक बहुत अच्छे तरीके से इंडिया के बड़े बड़े कंपनीज ने एम्ब्रेस किया। और यहाँ पे स्मार्टवर्क्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। जब हम इनिशियल डेज में कोवर्किंग का काम करते थे, हमें एक लिमिटेशन समझ में आ गया कि ये मार्केट बड़ा छोटा है और इस मार्केट में लाइक इन इंडिया कंपटीशन भी बहुत आ रही है, बहुत नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं। तो अगर आपको कुछ एक बड़े स्केल में करना है, अब जैसे हमारा एक एक्सपोजर रहा है यूएस में, जहाँ हम बड़े गूगल के कैंपसेस में जाते थे तो वहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा माहौल मिलता था, चाहे वो एक फूड कोर्ट हो, कैफेटेरिया हो, जिम हो। आज के इंडियन एम्प्लॉइज को उस एस्पिरेशन को मीट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं थोड़ा दर्शकों की सहूलियत के यहाँ करता हूँ कि आपने कहा कि ये आइडिया हमारे पास दूसरे देशों से आया, जहाँ पर मीडियम एंटरप्राइजेस, तो मैं मान लेता हूँ वो MSME SME तो भारत में हमेशा से रहे, लेकिन वो तो बहुत ही शबी से जगहों पर चलते हैं। मतलब ऑफिस की अगर हम बात करें कि कहीं भी बना लिया, लेकिन जब स्टार्टअप कल्चर इंडिया में आया और वो कंपनीज़ ने थोड़ा अलग से काम करना शुरू किया, उनके एम्प्लॉयज़ भी थोड़े अलग होने लग गए, तो हमने देखा कि वो कोवर्किंग स्पेसेस की बात होना शुरू हुई। क्योंकि स्टार्टअप्स उतना पैसा डाल नहीं सकते शुरुआत में, पूरा ऑफिस ले नहीं सकते, लेकिन उनको कंपनी एक अच्छी जगह चलानी है, एक मॉडर्न एटमॉस्फेयर में चलाना है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। आई स्टिल रिमेंबर एक शो हम किया करते थे स्टार्टअप नेशन वाला, से मतलब अभी भी है, लेकिन 4-5 साल पहले जब स्टार्टअप का ज़्यादा एक बातचीत होती थी, अब वो रूटीन सी बातचीत हो गई। तो देयर इज़ वन कंपनी, अब मैं उनका नाम नहीं लेता यहाँ, तो उन्होंने अंधेरी में एक छोटी सी जगह ली। अंदर जाके उनका ऑफिस वैसे ही था जैसा होता है कि कोई सोफे पे बैठ के काम कर रहा है, कोई ऐसी रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा है, किसी के लिए कुछ छोटी बेंच लगी, तो बड़ा अच्छा था। लेकिन वो जगह जो रमीता जी थी ना, वो ऐसी थी कि आप जा रहे हैं किसी अंधेरी सी जगह में, बिल्डिंग में पुराना गेट लटका हुआ है, थोड़ा सा बहुत ही शेबी टाइप का एटमॉस्फेयर था, और अब वो एक बहुत, जैसा आपने डिफाइन किया, वैसी जगह पे चले गए। तो देयर इज अ शिफ्ट, वो शिफ्ट है और उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये दर्शकों की सहूलियत के लिए मैंने यहाँ बात रखी। आपकी बात को आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी रिपोर्ट पे अब मैं आता हूँ, जो ये कहती है कि इंडिया इज नाउ बिकम नंबर 1 इन दिस फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल ऑफिस मार्केट। और आपने मुझे थोड़ी देर पहले समझाया कि कोवर्किंग उसका एक हिस्सा है। तो ये कैसे हो गया कि हम तो इतने नए एंट्रेंट्स हैं, आपने पूरी कहानी बताई कि अमेरिका या वैसे देशों में कितने सालों से इवॉल्व हुआ और ऑल ऑफ सडन हम नंबर 1 हो गए, ये कैसे हुआ? मैच्योरिटी लेवल पे इंडिया नंबर 1 है। व्हाट इज दिस मैच्योरिटी लेवल? इसमें 3 पैरामीटर्स बेसिकली कंसिडर करे गए हैं। व्हाट इज द टोटल फ्लेक्स अब्जॉर्प्शन इन अ कंट्री ओवर अ 1 ईयर्स टाइम। जैसे अगर हम 2024 का लें, टोटल अब्जॉर्प्शन करीबन 88 मिलियन स्क्वायर फीट हुई थी। उसका 15% फ्लेक्स ने लिया गया। ठीक है। सो डबल डिजिट में कोई और कंट्री में अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है फ्रॉम अ फ्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू। दैट वाज नंबर 1। अच्छा, इस तरीके से हम नंबर 1। हाँ। सेकंड क्राइटेरिया था नंबर ऑफ प्लेयर्स। अगर आज की डेट में देखा जाए ना, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, लिस्टेड प्लेयर्स, लोकल, रीजनल, ग्लोबल एंड नेशनल लेवल प्लेयर्स, सबको अगर लिया जाए करीबन 400 से 450 प्लेयर्स हैं कंट्री में जो अवेलेबल हैं। सो एवरी प्राइस पॉइंट, कोई किसी नीश में ऑपरेट कर रहा है, कोई एक सर्विस ऑफर कर रहा है, कोई दूसरी सर्विस ऑफर कर रहा है। सो दैट द एंटायर थिंग। एंड द थर्ड थिंग इज जो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, द मेच्योरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट आर अवेलेबल। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे, एंटरप्राइज एक है, मैनेज्ड ऑफिस है, आपका कोवर्किंग है, या फिर आपको स्वीट्स हैं, अलग अलग तरह की ऑफरिंग है। सो अगर हम इन तीनों पैरामीटर्स को देखा जाए, नो अदर मैच्योर मार्केट इज ऑफरिंग जितना इंडिया ऑफर कर रहा है आज। इसलिए हम नंबर 1 है। इस वजह से हम नंबर 1। आज की डेट में देखा जाए तो टोटल फ्लेक्स का स्टॉक जो है करीबन, एंड आई एम मोस्टली फोकसिंग ऑन ग्रेड ए स्टॉक, इज क्लोज टू अबाउट 85 मिलियन स्क्वायर फीट, विच इज एक्सपेक्टेड कि अगले साल तक ये 100 मिलियन हो जाएगा। हाँ, आपकी रिपोर्ट कहती है 2026 तक ये 100 मिलियन हो जाएगा। और 100 मिलियन में टोटल कंट्री का स्टॉक करीबन 850-860 मिलियन होगा, जिसका 100 मिलियन इज गोइंग टू बी ओनली फ्लेक्स। नो अदर कंट्री, no matter how mature they are, is comparing with these
इस स्टैटिस्टिक्स से। अब थोड़ा सा मुझे बताइए, एक आपने कहा कोवर्किंग, एक आपने कहा एंटरप्राइज। हाँ जी। कोवर्किंग मोस्टली लोग समझते हैं कि समझते हाँ हैं, क्या है, हाँ। कैसे। एंटरप्राइज मतलब क्या हुआ है फिर यहाँ? एंटरप्राइज जैसे हर्ष अभी बोल रहे थे, पूरी बिल्डिंग ली और उसके अंदर जैसे किसी को 10,000 चाहिए, 20,000, बट उनका अपना ऑफिस। तो आप उस ऑफिस में घुसेंगे, आप चाहे ग्लोबल किसी भी ऑफिस में चले जाइए, उस कंपनी के लुक एंड फील एक्सपीरियंस इज एग्जैक्टली द सेम। एम्प्लॉयज़ को ये नहीं लगेगा कि हम किसी और कंट्री में छोटे से ऑफिस में बैठे हुए, ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि जैसे हमारा ये ऑफिस है। Okay. उसमें ब्रांडिंग भी आपकी होती है, कलर्स भी आपके होते हैं, स्पेसिफिकेशंस भी आपकी होती हैं, सो इट्स as good as your own office. Okay. So I think that's what defines enterprise Enterprise. and managed. Managed is because सारी services तो दी जो जा मुझे रही हैं। समझ में आया हर्ष, वो ये कि ठीक है, स्टार्टअप वाली एक चीज़ हो गई, या छोटी कंपनीज, चलिए स्टार्टअप से आगे बढ़ जाते हैं उसमें, तो कोवर्किंग स्पेसेस वो ले लेते हैं कि वो पूरा ऑफिस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने 5 सीट ले ली, 10 सीट ले ली, 2 कमरे ले लिए। ये तो हो गया कोवर्किंग। जो मैम ने समझाया एंटरप्राइज मतलब एक बड़ी कंपनी आई, उसने कहा मुझे पूरी बिल्डिंग चाहिए, या पूरा 2 फ्लोर चाहिए, 3 फ्लोर चाहिए, और मुझे जैसा ऑफिस चाहिए वो बना के दीजिए। तो ये तो पहले भी होता था, फिर इसमें और अभी वाली चीज़ में क्या अंतर है? इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये हुआ है लास्ट 6-7 सालों में। कोवर्किंग जहाँ पे हम लोग एक तल्ला भाड़े में लेके छोटे कंपनीज को साथ में अरेंजमेंट करते थे, एक नया कैटेगरी स्मार्टवर्क्स ने बहुत अर्ली टाइम पे रियलाइज़ किया, जहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि क्यों ना हम, अगर हमें एक बहुत बड़ा काम करना है, एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हम अनऑर्गेनाइज्ड फ्रैगमेंटेड रियल एस्टेट सप्लाई अपने प्लेटफॉर्म में लाए। एक फ्लोर की जगह हम पूरा बिल्डिंग लें, ओके। और उस बिल्डिंग, इतना बड़ा वो बिल्डिंग ले कि वहाँ पे हम सारे सुविधाएं, अम्यूनिटीज़ जो मैंने बताया, जिम, डे केयर, फूड कोर्ट, स्पोर्ट जोन, सब कुछ क्रिएट करें, जो सारे उस बिल्डिंग के यूज़र्स शेयरिंग बेसिस में यूज़ कर पाए। उसके बाद उस प्लेटफॉर्म में हम ऑफिस सर्विसेज के लिए आपको जितने सारे सर्विसेज चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर का सर्विस हो या टी कॉफ़ी हो या फैसिलिटी मैनेजमेंट हो, उनको भी ऑर्गेनाइज करके इस प्लेटफॉर्म में ले आए। ये हो गया हमारा इक्वेशन सप्लाई का। Okay. अब डिमांड साइड पे हम जैसी कोई लार्ज कंपनी के पास जाते हैं, चाहे वो गूगल हो गया, फेडेक्स हो गया, या कोई भी लार्ज फॉर्च्यून 500 कंपनी हो गई, या कोई लार्ज इंडियन कॉन्ग्लोमरेट हो गई, उनको एक वैल्यू प्रोपोजिशन ये दे कि देखिए आपका ऑफिस आपका ही है, आपके हिसाब से हम इसे डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम उसकी पूरी इंटीरियर और फिट आउट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म में, और आपको ऑफिस चलाने के लिए जितने सारे सर्विसेज चाहिए, ताकि वो एक होटल जैसा हो कि बस आप अपना लैपटॉप लेके या डेस्कटॉप लेके वहाँ पे यूज़ करें, वो सब कुछ हम एक ही अम्ब्रेला में आपको प्रोवाइड करेंगे एज अ सर्विस। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। ए, आपके एम्प्लॉयज़ इस वातावरण में बहुत खुश रहेंगे। ओके। सेकंड, ये चीज़ आप अगर खुद से करते आपको शायद और महंगा पड़ता, हम उसको एट अ कॉस्ट सेविंग वैल्यू करके दे। और इंडिया में ये फॉर्मूला हमेशा चलता ही है कि अगर आप कुछ अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज करो और वो एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट आप दो, एंड साथ में आप ये दावा दो कि आपके एम्प्लॉयज़ इस वातावरण में ज़्यादा खुश रहेंगे, तो ये फॉर्मूला तो चलेगा ही। और प्लेटफॉर्म की खासियत ये है, चाहे आप यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, वर्ल्ड की सारी देशों में जहाँ पे प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज आई है, जिस मॉडल पे स्मार्टवर्क्स ने अपना बिजनेस ग्रो किया है, जितने ज़्यादा यूज़र्स इसमें आते हैं, जितने ज़्यादा कंपनीज आते हैं, उतना ज़्यादा एक फ्लाईव्हील इफेक्ट बनता है, और कंपनीज और आते हैं। इसलिए हमारे लिए ये चीज़ सरप्राइजिंग नहीं है कि जो कैटेगरी हमने क्रिएट किया लेस देन 8 साल, जिसमें विपिन जी 2 साल कोविड के भी थे, 1 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फुट का फुटप्रिंट हमने 14 शहरों में क्रिएट किया है। और अब ये मॉडल लेके हम सिंगापुर में भी गए हैं, और आज के दिन 700 से ज़्यादा एंटरप्राइजेस को हम सर्व कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आप उनके एक पैन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर बन गए हो। तो ऐसा नहीं है कि आप आज के दिन बैंगलोर के सरजापुर में या पुणे के बानेर में एक जगह उनको सर्व कर रहे हो। 30% से ज़्यादा कंपनीज ऐसे हैं हमारे जो हर जगह इंडिया में हमारे साथ स्पेस लेते हैं। तो ये आपको एक सटल शिफ्ट, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट बता रही है कि हैबिट चेंज हो रही है। हाँ, ये कंपनी सोच रहे हैं कि हमें क्यों खुद का ऑफिस चाहिए। उसको मैं थोड़ा सरल भाषा में मैम अगर ऐसे समझाऊं, मुझे बताइए कि क्या ये सही होगा गलत होगा। लोग शादियां करते हैं, अब शादियों का सीजन आ रहा है, बहुत पैसा खर्च करते हैं। इंडियन वेडिंग्स तो अपनी जगह, लेकिन उसमें भी क्या है कि वो जो जगह है जो आप बुक करेंगे, हॉल से लेकर तो एक बड़ा कम्युनिटी स्पेस जो भी है वो अलग बुकिंग होती है।
कैटरर आप अच्छे से अच्छा बुलाएंगे लेकिन आप अलग जगह जाएंगे। आपको एक जो भी लाइटिंग फसाड और ये सब करना, उसके लिए आप कोई तीसरा वेंडर ढूंढेंगे। आप उसके अलावा कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह में करना चाह रहे हैं, अलग है, फोटोग्राफर अलग आएगा। उसकी जगह हर्ष आते हैं और कहते हैं कि कहाँ आप इस झंझट में पड़े हुए हैं, इधर आइए, आपको वेन्यू चाहिए, ये रहा वेन्यू, ये रहा आपका कैटरिंग, ये रहा आपका, ये सब मैं करके दूंगा। यही हो रहा है, दिस इज राइट। थोड़ा एग्जाम्पल मैंने बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया, बट हो यही रहा है। इन सिंपल वे यस, बट आई थिंक फ्रॉम रियल एस्टेट के हिसाब से अगर देखा जाए इट्स अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट आपको मैं एक सिंपल पैरेलल दे सकती हूँ फ्रॉम अ रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप इंडिया में देखो, जितना भी काम आ रहा है इट इज़ आउटसोर्सिंग, क्योंकि कंपनी सोचिए जो हमारा कोर है हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, बाकी हम आउटसोर्स करके दूसरी कंपनीज को दे देंगे। दिस इज द एग्जैक्ट पैरेलल जो इसमें भी हो रहा है। हमारा जो कोर है वो है, लेट्स से अगर हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारा कोर है, हम उस पर फोकस करते। ये जो चीज़ है फैसिलिटी मैनेजमेंट करना, आपका रोज़ का रोज़ लैंडलॉर्ड के साथ कुछ चल रहा है, कहीं पानी लीकेज हो रही है, कंपनीज आइडियली वुड नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व कि ये हम डे टू डे ऑपरेशन। अगर मेरे को एक वेंडर मिल रहा है वो जो सारी मेरे प्रॉब्लम्स को टेक केयर कर रहे हैं, एंड दिस वर्क्स वेरी वेल फॉर स्मॉल, मीडियम एंड स्लाइटली लार्ज कंपनीज। तो गूगल वगैरह तक के नाम लिए नहीं, गूगल वगैरह का अब क्या हो रहा है कि देयर आर बड़ी कंपनीज कॉन्शियसली पोर्शन ऑफ देयर इज गोइंग टू फ्लेक्स। अच्छा, उनका रीजन अलग है, कंपनीज जैसे साइज पे डिपेंड। थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश, मुंबई का बीकेसी आप जाइए, एक से एक बड़े बड़े ऑफिस और बड़े, तो वो कैसे चलते हैं? वो कंपनीज की खुद की बिल्डिंग है या उन्होंने बिल्डिंग किसी से ले ली है, अंदर का मैनेजमेंट खुद संभालते हैं, थर्ड पार्टी को देते हैं, क्या है वो? जैसे आपने बीकेसी का एग्जांपल लिया, कंपनीज फ्लोर या बिल्डिंग लीज पे लेती हैं। ओके, तो किराए पे लेंगी उसको, लैंडलॉर्ड से किराए पे लेंगी, उसके अंदर या तो वो खुद कैपेक्स डाल के, कैपिटल डाल के उसको फिट आउट करेंगे, उसमें जो ऑफिस बनाएंगे अपना, या फिर वो भी किसी थर्ड पार्टी को या फिर लैंडलॉर्ड से ही करवाएंगे। फिर उसके बाद आता है फैसिलिटी मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपका जैनिटोरियल सर्विस, हाउसकीपिंग, ये सब इंक्लूड करके वो खुद करते हैं या वो भी किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करते हैं। बट इट इज 1, 2, 3 ऑल सेपरेट। ओके, सो ये फर्क हो जाता है। अब अगर और उसके अलावा आपकी यूटिलिटीज हैं वो अलग हो जाता है। सो इट्स 1, 2, 3, 4, फिर वो आपका लेयर बनती रहती है। यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग इन आइसोलेशन, इन साइलोस। बट अगर आप जैसे आप एक फ्लेक्सिबल स्पेस में जाते हैं तो आपके लिए दैट इज वन, एक सिंगल चेक, आपको किसी और चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं। इनिशियली आपने दे दिया, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये मुझे चाहिए, ये मेरा इंटीरियर स्पेक्स है, आप मुझे ये दे दीजिए, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ, सॉरी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ रादर, एडवांस में होता है रियल एस्टेट में सब कुछ, तो आप ये, आपको एक चेक मिल जाएगा टू गिव मी द एंटायर सर्विस फ्रॉम एंड टू एंड। मेरे शादी वाले एग्जाम्पल मतलब गड़बड़ी नहीं थी उतनी, फिर लगभग सरल भाषा में यही है, एक्सेप्ट वो शादी केवल आपके लिए कस्टमाइज्ड है। ये आपके मन में जहन नहीं आएगा कि मैं एक कम्युनिटी या मैं एक शेयर्ड शादी कर रहा हूँ। सब कुछ आपके लिए है, हम बस एक सर्विस प्रोवाइडर है जो आपके लिए मैनेज करके bespoke तरीके से आपको ये दे रहे हैं। तो हाँ जी, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अब जैसे सेविंग्स की बात होती है, सब सोचते हैं कि जो कंपनी ये प्रोवाइड कर रहा है दे हैव टू अर्न, तो फिर उनके मार्जिन्स कहाँ जा रहे हैं? मैं यही सवाल ही, मैं आपने बोल दिया यही सवाल कि भाई ये ठीक है आप कर तो रहे हो, लेकिन इसमें फिर इसमें ये एंगल आता है कि मेरी सर्विसेज शेयर्ड हो जाती हैं। अब एवरी कंपनी, चाहे मेरा 20 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, आई डोंट हैव टू क्रिएट जिम, कैफेटेरिया, सो वो सर्विसेज क्लब हो जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब आप देखा जाए तो अब जैसे स्मार्ट वर्क्स है, 10.2 मिलियन स्क्वायर फीट अगर पोर्टफोलियो अगर है तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी हैं, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट्स, वेंडर्स आर ऑलरेडी देयर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ रहे हैं, सो सम बेनिफिट पासिस ऑन। थर्ड पीस विच इज कोई इतना उसमें जाता नहीं है, बट अगर मैं पूरी टीम अपना क्रिएट कर रहा हूँ एज अ कंपनी, उसकी भी तो कॉस्ट है, टीम की कॉस्ट, इधर वो टीम की कॉस्ट इज आउटसोर्स कंप्लीटली। तो वो सब अगर आप बंडल करके पूरी सेविंग्स देखी जाए ना, तो देयर इज सिग्निफिकेंट सेविंग्स दैट एक कंपनी को मिल सकती हैं। इट्स नॉट कि मेरी कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, थोड़ी सी ऑन सर्टन एस्पेक्ट्स, बट ऑन अदर एस्पेक्ट्स आपकी कॉस्ट घटेगी। तो जो फिगर्स हैं हर्ष, जो मैम की रिपोर्ट में, वो ये है कि इंडिया की जितनी लीजिंग हुई लास्ट ईयर उसमें से 15% इज टू दिस को, मतलब फ्लेक्सिबल, 85% स्टिल विद द कन्वेंशनल काइंड ऑफ अ लीजिंग। तो क्या ये अभी
जैसे मैम ने कहा कि स्केल ऑफ इकोनॉमीज़ है और सब कुछ है वहाँ पर, कॉस्ट सेविंग है, और ये तो किसी कंपनी को चाहिए। उसको ये तो नहीं है कि नहीं मेरी ही ऑफिस हो, मेरा ही लैंड हो, बल्कि बचेंगी इस तरह के कंप्लायंसेस से। तो ये जो 15% अभी दिखाई दे रहा है, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। आगे चल के ये हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसकी जगह ले लेगा, या कन्वेंशनल सिस्टम भी बना रहेगा, वो एक अलग रिक्वायरमेंट है, और आप जो दे रहे हैं ये एक अलग रिक्वायरमेंट है। ये समझने के लिए मैंने पूछा। नहीं बिल्कुल, तो पहले तो मैं इनके पॉइंट पे और ऐड करना चाहूँगा ये चीज़ कि बहुत सरल भाषा में दर्शकों के बेनिफिट के लिए, कि जब भी आप अपना ऑफिस क्रिएट करते हो आपको 4 तरीके के मेजर कॉस्ट देखने पड़ते हैं। एक तो आपका भाड़ा कितना लगेगा। अगर आज के दिन कोई हमसे 20,000 स्क्वायर फुट ले रहा है और हम यहाँ पे एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैंपस 7 लाख स्क्वायर फुट का ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा भाड़ा उनसे कम होएगा। सेकंड, आप जो भी अपनी इंटीरियर और फिट आउट में करोगे, आप केवल अपने छोटे ऑफिस के लिए कर रहे हो, हम एक स्केल पे कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज ढंग से कर रहे हैं, तो हमारा वो कॉस्ट भी कम होएगा। साथ में आपका ऑफिस रन करने के लिए झंझट तो है ही, बट साथ में 25 सर्विस प्रोवाइडर्स आपको चाहिए, चाहे वो चाय कॉफ़ी के लिए हो, फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए हो, वहाँ पे भी हम स्केल से काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉस्ट भी कम होएगा। और फाइनली आपका रिक्वायरमेंट है 20,000 स्क्वायर फुट का, लेकिन हम आपके सामने प्रस्ताव ये रखेंगे कि आप 18,000 लीजिए, क्योंकि बाकी तो आपको फूड कोर्ट, मीटिंग रूम सब कुछ शेयर्ड में मिल रहा है। तो अगर ये चारों चीज़ का मिश्रण आप स्केल पे मल्टीप्लाई करें तो सेविंग्स बहुत मीनिंगफुल है। और ये इंडिया बहुत अलग है आज के दिन, जो 20 साल पहले बहुत अलग था, जहाँ केवल ऑफिस मात्र आप एक ही ढंग से कंज्यूम कर सकते थे, प्लेन भाड़ा लेके फिर फिट आउट करके खुद से चलाने के लिए। बट आज का इंडिया मांगता है कन्वीनियंस, और अगर इंडिया में जो विनिंग फॉर्मूला है, आप कन्वीनियंस में टाइम भी बचाइए और साथ में आप रुपया भी बचाए, तो वो फॉर्मूला हमेशा चलेगा। और रहा आपका क्वेश्चन, क्योंकि अपने आज के दिन एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, आपका शादी का एग्जाम्पल मुझे बड़ा अच्छा लगा, सरल लगा। तो बात करते हैं मेरे फेवरेट स्पोर्ट की, क्रिकेट। सो टेस्ट क्रिकेट तो सर हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, बट आज के दिन बहुत एक्शन मूव कर रहा है T20 के तरफ। लाइव 4 आवर फॉर्मेट, एक्शन पैक्ड, एंड दैट इज द न्यू वे ऑफ हाउ वी कंज्यूम द स्पोर्ट। तो आप ऑलमोस्ट इसी टाइप का एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत सालों तक एक नया फॉर्मेट नहीं आया था, जब तक वनडे क्रिकेट आया, और उसके बाद T20 ने तो जिस तरीके से पेनिट्रेट किया है, फ्लेक्स स्पेस एग्जैक्टली वही कर रहा है। कि एक ये ऐसा हैबिट चेंज ला रहा है कि सबके जहन में ये चीज़ आ गया, जब कोई एक स्पेशलाइज प्लेयर ये काम हमारे से बेटर कर सकता है, हमें रुपया बचा के भी दे सकता है, और एक स्टैंडर्डाइज तरीके से इंडिया में हर जगह में सेम ही सर्विस देता है, हम क्यों इस चीज़ में जाए। हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैप्पी है, और इसलिए आज के दिन का जो आपको नंबर दिख रहा है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ विपिन जी, अगर आप 2016-17 या 2019 के भी रिपोर्ट देखेंगे, कोई भी ये इमेजिन नहीं कर पाया कि फ्लेक्स स्पेस इतना बड़ा हो जाएगा। और हम तो वहाँ पे बिजनेस जब बिल्ड कर रहे थे, तो हमें तो ये क्लियरली दिख रहा था कि हवा इस तरफ आ रहा है। अभी आप एक नए कैटेगरी बना दी हो, और नए कैटेगरी में जब आप बड़े बड़े कंपनीज को इस कैटेगरी में ले आए हो। आप भी तो आप भी तो एक स्टार्टअप हैं, आपका शुरुआती ऑफिस कैसा था? हमारा शुरुआती ऑफिस, बिकॉज हम कोवर्किंग थे, हमारा कोवर्किंग जैसा ही था, और तब हमें समझ में आ गया कि इसमें एक लिमिटेशन है। तो बेस्ट बिजनेसेस आर बिल्ट आउट ऑफ योर ओन यूज। तो जब हमें भी एहसास हो गया कि जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये वातावरण चलेगा नहीं, और जब आप बड़े क्लाइंट्स जिनको सर्व कर रहे थे वो आपको जब छोड़ के जा रहे थे, और जब आप उनसे फीडबैक ले रहे थे, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि आप उनके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन जब वो थोड़ा बड़े स्केल का हो जाते हैं तो आपको भी अपना गेम चेंज करना पड़ेगा। आपको बड़े कैंपसेस लेके उनको ऑनेस्टली जब ये कोवर्किंग की कहानियां आती थी और हम सुनते थे, और स्टार्टअप का सब शोज वगैरह में हमको, तो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकली लगता था कि सुनने में अच्छा लगता है, बड़ा फैंसी सा लगता है, लेकिन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ 2 एम्प्लॉई एक कंपनी के बैठे हैं, इसी जगह और 2 मीटर पे 2 एम्प्लॉय दूसरी कंपनी के बैठे हैं, मेरी कुछ बातें हैं जो वो सुनेंगे, उनकी बातें मैं सुनूंगा। मतलब थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता था कि ये प्रैक्टिकली कैसे चलेगा। और आपने कहा कि आगे चल के जैसी कोई कंपनी थोड़ी बड़ी हुई या उसका काम थोड़ा ज़्यादा फैला, तो फिर वही चीज़ें कोवर्किंग उसको शायद नहीं जमेगी, वो सूट नहीं करेगी, तब उसको एंटरप्राइज लेवल का सॉल्यूशन चाहिए। उसी वजह से ये पूरा फॉर्मेट जन्मा। और इसी तरफ अब सारा एक्शन मूव कर रहा है। जैसे अमिताभ जी ने भी बताया कि 70 to 80% अब मैनेज वर्क स्पेस की तरफ ही आ रहा है। और आप सरप्राइज रहोगे कि कोविड के समय कोवर्किंग एज अ सेक्टर ने काफ़ी चैलेंजेस फेस की, क्योंकि उस समय तो यही नहीं पता था कि कमर्शियल ऑफिस स्पेस की एग्जिस्टेंस रहेगी कि नहीं रहेगी। एंड न्यूयॉर्क वगैरह में तो एक अलग ही माहौल बन गया, वर्क फ्रॉम होम, और ये सब इतना ज़्यादा हो चुका था कि वापस लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ रिपोर्ट्स आफ्टर दैट कि, बट आई थिंक सेम मेन चीज़ जो वहाँ हुई, राइट, कि इट वाज, लोग जो सोच रहे थे उससे बिल्कुल अलग था।
पहले था, सबसे पहले बोला गया कि ऑफिस इज डेड, हाँ, फिर office बोला dead, गया खत्म। कि कोवर्किंग तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि दिस होल कॉन्सेप्ट कि आप वीवर्क जो कि सबसे बड़ी स्पेस की कंपनी है, उसके लिए एक बार तो लिख दिया गया कि दैट्स नाउ एंड। नहीं, कंपनीज ने बोला हम तो कभी वापस नहीं आएंगे। इंडियन कंपनीज इटसेल्फ सेड कि 25/25, आई वोंट नेम द कंपनी, बट 25% ओनली विल बी बैक इन ऑफिस। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हुई थी उस टाइम में, बट द जैसे अब लोग एक तो वापस, उसको मैं अगर एक साइड पे भी रख दूं, फ्लेक्स ऑफिसेस का जो मेन पॉइंट जिससे वो एसेट क्लास आगे बढ़ा है, इट्स प्योरली फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। ये दो चीज़ों की चीज़ें। वजह से आगे है आज की डेट में। उस टाइम में कोविड के बाद में क्या था, कंपनीज के पास कैपिटल की शॉर्टेज थी, कंपनी एम्प्लॉयज़ को लाना चाह रहे थे एटलीस्ट इन इंडिया, बाहर तो अभी भी थोड़ा मुश्किल है, इंडिया में वापस लाना चाह रहे थे पर कैपिटल नहीं मिल रहा था। सो फ्लेक्स ऑपरेटर्स बिकेम कैपिटल प्रोवाइडर्स। बट अब वो कहानी बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब लाइक आई सेड, कोर रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी का पार्ट है फॉर लार्जर कंपनीज। अभी इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं, इंडिया में एंटर कर रही हैं। हम जीसीसी का नाम सुनते रहते हैं, किसी को 200 सीट चाहिए, 300 सीट चाहिए। ग्रोथ है बट कब होगी, कितनी होगी, नहीं पता। इन्वेस्टमेंट उस टाइम करेंगे नहीं कोई, तो जब तक वो प्लान क्लियर नहीं होता तब तक तो डेफिनेटली, और उसके बाद फिर इतनी आदत हो जाती है कि दिस इज अ वर्केबल मॉडल, सक्सेसफुल मॉडल, तो हम इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। ऐसा बहुत चीजों के साथ हुआ है। फॉर एग्जांपल ये सुन के हम बहुत प्रसन्न है क्योंकि हमारा बिजनेस तो और बढ़ते ही रहेगा। लेकिन हमारे बिजनेस के साथ इशू हो गया। मतलब मैं अपना एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि कैसे कोविड ने बहुत सारी चीज़ों को इस दुनिया के अंदर बदल दिया। फॉर दैट मीन्स कि उसी समय सोशल मीडिया इवॉल्व हुआ। वैसे तो 10-15 सालों से था, फेसबुक वगैरह हम सब एंटरटेनमेंट के लिए चलाते थे, लेकिन वो बिजनेस में कन्वर्ट होगा। लोगों ने घर पे बैठ के वीडियोस बनाए, टाइम पास किया, चलिए ये बना सिखा देते हैं। अब इट बिकम मेन स्ट्रीम थिंग। अब वहीं पे लोग जाके खबरें भी देखना पसंद कर रहे हैं, वहीं पे लोग कुछ भी नया हो रहा है तो वहीं हो रहा है। जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं अब वो आगे निकल आए एक कदम पे, क्योंकि उनके हिसाब से मार्केटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो कन्वेंशनल चीज़ें थी, अभी भी हैं, चलेंगी आगे जैसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक नया मॉडल इवॉल्व हो गया। अब वो सोशल मीडिया पे बहुत सीरियस चीज़ें शिफ्ट हो गई। उसके नुकसान और फायदे दोनों हैं, वो एक अलग बहस है अपने आप में। उसी तरह से ये और कई चीज़ें। बट कमिंग बैक टू आवर ओन टॉपिक, मैम अभी ये बताइए कि आज की तारीख में अभी तो 15%, उसमें क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, कौन है जो इस तरह के स्पेसेस ले रहे हैं? क्या बड़ी कंपनीज जैसा इन्होंने नाम लिया उनका अभी प्रपोर्शन कितना है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस या स्टार्टअप्स ही उसमें प्ले कर रहे हैं, और आगे ये कैसे इवॉल्व होते हुए दिखेगा? अगर आपको परसेंटेज ब्रेकअप चाहिए तो आई थिंक टोटल विड बी अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 25-28% स्टार्टअप्स हैं। ओके, बैलेंस जो हैं दीज आर ऑल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। ओके, इट्स अ मिक्स ऑफ लार्ज कंपनीज एंड मीडियम कंपनीज, बट 72% तक आपके इंटरनेशनल कंपनीज, एंड इंटरनेशनल में इंडियन कंपनीज को भी डाल रही हूँ क्योंकि दे हैव ऑपरेशंस आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो ये हैं 72% करीबन है। ये नंबर शिफ्ट होगा, कंपनीज ग्रो होती जाती है, इनफैक्ट स्टार्टअप्स तो आप कह रहे हैं 72% आर मिड टू लार्ज कंपनी, बट आउटसाइड इंडिया, मतलब इंटरनेशनल कंपनीज इंक्लूडिंग इंडियन कंपनी। इंटरनेशनल में जैसे आपका इन्फोसिस, विप्रो भी हैं, वो ऑल्सो आर इंटरनेशनल कंपनी बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेड इंटरनेशनली, राइट? तो वो है, बट उसका प्रोपोर्शन ज्यादा नहीं होगा। कंपनीज ऑफ इंडियन ओरिजिन कम होगा। तो इसका मतलब क्या मैं समझूं कि फिर इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है उन लोगों को ज्यादा है जो बाहर से आ रहे हैं? सो आज की डेट में अगर देखा जाए तो जीसीसी पे फोकस बहुत स्ट्रांग है। सो जीसीसी, आए दिन हम रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं कि जीसीसी की कितनी एंट्री हो रही है। अ मेजॉरिटी ऑफ जीसीसी, आई वुड से, एंड हर्ष यू कैन प्लीज करेक्ट मी, ऑलमोस्ट 70 to 80% जीसीसीज आर गोइंग टुवर्ड्स फ्लेक्स। ओके। और हमने जो एक आपकी रिपोर्ट थी, किसकी रिपोर्ट थी, जिसमें ये फिगर आया था कि सिंस इंडिपेंडेंस, हालांकि तुलना कैसे है उसका मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन दिस 2025 फर्स्ट हाफ इज द ईयर जहाँ पर सबसे ज़्यादा लीजिंग आई है कमर्शियल रियल एस्टेट की, और उसमें से भी 80% लीजिंग इज फॉर जीसीसी। और अब आप बता रहे हैं कि जीसीसी जो लीजिंग कर रहा है उसका 75% फ्लेक्स में जा रहा है। क्योंकि ये जो कंपनीज आ रही हैं ना, जीसीसी स्पेशली, ग्रोथ प्लान्स है, जैसे मैंने पहले बोला ना, इनको ग्रोथ है, पर कब होगी ग्रोथ, कितनी होगी ग्रोथ, उसकी प्लानिंग करने के लिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी टाइम चाहिए। एंड जनरली हमने जो देखा है 3 से 4 साल इनका टाइम होता है फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव फ्लेक्स इज टारगेट फॉर देम। ऑल्सो ये आते हैं, इनका प्लान है कि बिजनेस स्केल अप करना है। तो ये सपोर्ट टीम्स
दे डोंट वांट टू स्टार्ट, हम सपोर्ट टीम्स नहीं बनाएंगे, वी विल फोकस ऑन आवर कोर बिजनेस, जो हम जिसके लिए कंट्री में आए हैं हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। एंड दैट्स वेयर अगेन जो हमने पहले डिस्कशन करी थी कि कोर नहीं है तो विल आउटसोर्स दैट, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। इट्स नॉट दैट लार्ज कंपनीज आर नॉट डूइंग, लार्ज कंपनीज आर ऑल्सो डूइंग, उनका बिजनेस नीड है। Okay. अभी बिजनेस की जैसे आप देख लीजिए, आए दिन हम ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स सुनते रहते हैं, आज ये हो रहा है, आज ये ट्रेड टैरिफ्स हो रहे हैं, तो वो फ्लक्चुएशंस जो होती है, द क्रक्स इज इन द वर्ड फ्लेक्स ऑफिस। अब ये कंपनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब जैसे आज जैसे हर्ष वाज मेंशनिंग कि मेरे को बैंगलोर में नहीं चाहिए, दिल्ली में चाहिए, ठीक है, मैं बैंगलोर का जो हेड काउंट है थोड़ा सा दिल्ली मूव कर सकता हूँ। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी अपने ऑफिस में नहीं मिलेगी, फ्लेक्स में आपको वो मिल जाएगी, बिकॉज आपका ऑपरेटर इज योर पार्टनर इन मल्टीपल सिटीज। सिमिलरली अगर मुझे डाउन स्केल करना है, ठीक है, मैं पूरा ऑफिस नहीं रख सकता, थोड़ा तो वापस कर सकता हूँ। मेरे को इमीडिएटली अपस्केल करना है, टिपिकली फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसीज, ये आपको आप मिल रही है। देखिए कि किसी कंपनी को बट साथ में मैं इनके और ये बात हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है ग्राउंड पे शेयर करना चाहता हूँ कि बाहर की कंपनी से ये सेक्टर की सडनली एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंस हुई और ग्रोथ हुई, बट लास्ट 4-5 सालों में ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि आज का इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स भी बहुत ज़ोरों से ग्रो कर रही है, उनके एम्प्लॉयज़ के भी ग्लोबल एस्पिरेशंस है। और हमारा जो क्लाइंट मिक्स है आज के दिन, खैर हमारा सारे सेक्टर्स में ही फोकस है, IT/ITS अलोन नहीं, GCC अलोन नहीं, हम BFSI, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और हेल्थ केयर, जो आप मान सकते हैं थोड़ा और ट्रेडिशनल है, उसमें भारी मात्रा से लार्ज इंडियन कंपनीज को सर्व कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि उनको ये कॉन्सेप्ट इनिशियली पहले समझाना। और इंडिया में एक थोड़ा रहता है, खुद का घर चाहिए, खुद का ऑफिस चाहिए, तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने में कि इससे लैंडलॉर्ड को भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है और साथ में हमें एज अ बिजनेस भी फ़ायदा है, वो थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन लास्ट 5 इयर्स में, पर्टिकुलरली कोविड के बाद जो कैटेगरी हमने क्रिएट किया है, वहाँ पे हम इतना ज़्यादा वेलोसिटी सी देख रहे हैं कि कंपनी पहले अपना एक ऑफिस एक सिटी में मूव करता है और उसके बाद जब उसको वो चीज़ समझ में आ जाता है, पैन इंडिया उसको पूरा मूव करना डिफ़िकल्ट नहीं है। शायद उसी वजह से आज के दिन हमारा मोर देन 30% रेवेन्यू मल्टी सिटी क्लाइंट से आ रहा है। जो कुछ हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जी जिन्होंने अपना कन्वेंशनल लीज छोड़ के हमारे पास आए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके कोई ऑफिस इंडिया में नहीं है, सारे ऑफिस उनके हमारे पास है। तो वो आपको एक बहुत बड़ा अंडरलाइंग पल्स बता रहा है कि कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। और ये बात जो पहले हम 2017-18 में सोच रहे थे, शायद इस वजह से इनके रिपोर्ट में भी ये चीज़ क्लियर आया है कि इंडिया शायद उसी स्टेज पे था जहां वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज थे। बट ये लास्ट 5-6 सालों में जो मूवमेंट हुई है इस तरफ, हमें लगता है कि अभी तो ये स्टोरी केवल स्टार्ट हुआ है और ऑफिस का जो अब पार्टी है, इंडिया इज बाय फार द ऑफिस टू द वर्ल्ड। एंड एज लॉन्ग एज इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो एंड हैज़ एस्पिरेशन टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी, इस स्पेस की डिमांड बढ़ते ही रहेगी। और आज के दिन हमारा अब बाहर के बड़े बड़े सिटीज़ को देखो कि इंडिया का सारे सिटीज़ का ऑफिस डिमांड और सप्लाई मिल के भी उनसे कम होएगा। एक सिटीज़, चाहे वो न्यूयॉर्क ले ले या कोई और दूसरा सिटी ले ले। आई विल नरेट वन एक्सपीरियंस बिकॉज आई थिंक जैसे एग्जाम्पल से लोग समझते हैं। हम लोग ना एज कुशमन एंड वेकफील्ड कंपनीज के साथ काम करना शुरू करते हैं इवन बिफोर दे नो वेयर दे वांट टू गो। अभी जैसे GCC एडवाइजरी जैसे आप ले लीजिए, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, अगर इंडिया आना है, फिलीपींस जाना है, साउथ अमेरिका जाना है, वहाँ से हमारी उनके साथ कॉन्वर्जेशन शुरू होती है। फिर रियल एस्टेट इज़ वन स्मॉल पीस ऑफ इट, बट वेयर वी आर सीइंग इज इंडिया का जो फ्लेक्स ऑफिस का जो एक्सपोजर है, उनको बिल्कुल जैसे हर्ष वाज मेंशनिंग, बिल्कुल भी समझ नहीं आता। उनके लिए फ्लेक्स बोलो तो कोवर्किंग, एंड कोवर्किंग डजंट वर्क। देयर आर intellectual property issues, there are all those issues which come into play. तो उस चीज़ को अगर हम समझा के ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, that is also what we are seeing कि पिछले 6 साल में जो changes आए हैं, it's becoming easier for companies to understand that. और दूसरी चीज़, again from an investor point of view, since a lot of people may be looking at it, there is a lot that is happening from the flex sector on the IPO side. Right. तो उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी, दिस इज वाज वन ऑफ द पीसेस एंड व्हिच वाज मिसिंग ये एसेट क्लास में, कि ट्रांसपेरेंसी थी बट नॉट गेटिंग
out there because कोई public forums नहीं थे which were publishing reports. Right. Now with more and more flex operators getting listed, right. ये ट्रांसपेरेंसी इट्स गोइंग टू ओनली मेक इट ईजियर कि अब जो ऑक्यूपर्स आ रहे हैं उनके लिए डेटा ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, इट्स नॉट बीइंग प्रोसेस्ड. सो आई थिंक दैट्स व्हाई दिस ग्रोथ विल फर्दर इंक्रीज. ये एक्चुअली लॉन्च पैड होगा टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. नहीं सही है. और 4 IPO हो गए जैसा आपने कहा, 5वां ऑन द टेबल है. और 2-3 चीज़ें मैं समझा. अभी आपने जैसे एक चीज़ कही, तो एक तो होता है नीड, जिसके लिए पहले लोग आपके पास आ रहे थे, और दूसरी जो मैं आपकी बात से समझ में आया कि अब वो ट्रेंड हो रहा है. आपने कहा ना कि आप 30% जो हैं वो इसलिए चेंज कर रहे हैं कि बिकॉज नाउ दे थिंक कि हमारा ऐसा होना चाहिए. और उसमें अच्छा है कि अगर वो मिक्स में सिर्फ बाहर पे आप डिपेंड नहीं है कि कोई फॉरेन कंपनी आएगा या मल्टीनेशनल आएगा, आपके पास डोमेस्टिक भी वहाँ से डिमांड आ रही है. बट अभी क्योंकि GCC की बात हो रही है, GCC इन दिनों बहुत ही मतलब टॉक अबाउट टर्म है, तो अमेरिका में जो है वो वीज़ा का चक्कर हो गया पूरा. उससे मैंने कहीं पढ़ा सुनाया, लोगों ने असेसमेंट लगाई कि अब और ज़्यादा GCCs का इन्फ्लो इंडिया में आएगा. अभी आउटसोर्सिंग पुरानी चीज़ हो गई, अब इनसोर्सिंग पे काम होगा. तो फिर उधर से आपको और उम्मीदें नज़र आती हैं कि वो और चीज़ें आएंगी, तो पाई वहाँ की और बड़ी. लास्ट फ्यू सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है वर्ल्ड में, चाहे वो अच्छा या बुरा, हैज़ ऑलवेज हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑफिस स्पेस कंजम्पशन इन इंडिया. और इंडिया GCC कैपिटल तो है ही वर्ल्ड का. पहले हम जाने जाते थे क्योंकि हमारा टैलेंट बहुत स्ट्रेटेजिक था और आपका यहाँ पे कॉस्ट बचता था. लेकिन अब अगर आप बाहर की कंपनीज और हम जब अपने कस्टमर से बात करते हैं, उनके जहन में ये चीज़ अकेला नहीं है. उनको मालूम है कि कॉस्ट आर्बिट्राज, चाहे वो टैलेंट का हो या रेंटल का हो, इंडिया का रेंट आज के दिन $1 एक स्क्वायर फुट है, US में वो शायद $10 या $12 है. तो सबको कॉस्ट एडवांटेज तो दिख रहा है, बट साथ में सबको ये भी दिख रहा है कि इंडिया का जो वाइड टैलेंट पूल है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है. और इंडिया में पहले IT बैक ऑफिसेज हुआ करती थी, बट अब लोगों के मिड टू फ्रंट ऑफिसेज आ रहे हैं, बिकॉज लोगों को लग रहा है ग्लोबल इनोवेशन हब इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है. और ऑब्वियसली अनसर्टनिटी जब होएगी तो हमारा जैसा अजाइल मॉडल है कि हम 60 डेज में आपको ऑफिस डिलीवर करके दे देते हैं. इनफैक्ट आई रिमेंबर हमारे जो एक लार्ज GCC क्लाइंट थे, उन्होंने एक कमेंट किया कि आप क्या कर रहे हो, आप ऑफिस हमें 60 दिन में दे रहे हो, हम अपना हायरिंग ही नहीं कर पाएंगे 60 दिन में, ये क्या कर रहे हैं. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो एजिलिटी और स्पीड आप उनको दे रहे हैं वो एक बहुत बड़ा ड्रॉ तो है. But GCC is only one of the trends. So while we should celebrate कि large GCCs की वजह से flex space की opportunity और बढ़ेगी, but flex space केवल GCC पे निर्भर नहीं है. नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है. बहुत सारे और sectors और particularly Indian companies, क्योंकि बाहर की कंपनीज में हम अकेला नहीं डिपेंड कर सकते हैं. इंडियन कंपनीज की जो डिमांड आ रही है वो हमें लगता है और लॉन्ग है. इनफैक्ट हम जब कोई बहुत बड़े इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स को सर्व करते हैं, वो टाइम लेते हैं, लेकिन जब वो आते हैं वो 6 साल, 8 साल, 9 साल की कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं. तो वो आपको एक अलग लेवल की स्टेबिलिटी देती है. क्योंकि एक और जो चीज़ का हम चर्चा कर रहे थे अभी, कि अभी इस सेक्टर में और IPOs आ रहे हैं, और IPOs बड़ी कंपनीज ने किया है, स्मार्टवर्क्स ने 3 महीने पहले की. तो आपको एक रोबस्ट बिजनेस मॉडल तो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना एट द एंड ऑफ द डे हम अपने लैंडलॉर्ड्स को बेनिफिट कर रहे हैं, क्लाइंट्स और उनके एम्प्लॉइज़ को भी कर रहे हैं. बट एक जो बिजनेस की प्रिंसिपल है कि आपको एक स्टेबिलिटी बनानी है, एंड हम लोग हमेशा से इसी चीज़ पे गाइडेड थे. कोविड के पहले हमने पिवट किया टुवर्ड्स मैनेज स्पेस. कोविड आते ही एक बहुत बड़ा शॉक लगा इंडस्ट्री को, बट हमारा फोकस हमेशा रहा विद दैट गोल्डन प्रिंसिपल जो हमने लर्न किया था बचपन में, कि रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द डे इज़ वैनिटी, प्रॉफिट इज़ सैनिटी, बट रियलिटी इज़ कैश फ्लो. तो कोविड के समय क्योंकि हमारा एक पिवट सक्सेसफुल रहा लार्ज एंटरप्राइजेस के तरफ, लार्ज एंटरप्राइजेस कंटिन्यू करते रहे, और जब वर्ल्ड फियरफुल हो गया, हम एट स्मार्टवर्क्स काफ़ी ग्रीडी हो गए, बिकॉज हम बहुत एक्सपेंशन करने लगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया ये जो बड़े बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है और बड़े कंपनीज को उसमें लाना एक आपके बिजनेस मॉडल को स्टेबिलिटी दे देगी, उससे आपका रिस्क भी कम होएगा. एंड एट द एंड ऑफ द डे आज के दिन जो रमिता जी ने बताया, एक इंक्रीजिंग जो नीड थी कि एक विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किसका किस तरीके का ऑपरेशन है, वो एक बहुत बड़ा माध्यम IPO के थ्रू मिलता है. और हमें लगता है अभी ये ट्रेंड बस चालू ही हो रहा है. दिस इज जस्ट अ कॉमा, नॉट अ फुल स्टॉप. लग तो ऐसे ही रहा है. तो रमीदा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी आपकी रिपोर्ट में, और वो ये कि 8 शहरों की तो रिपोर्ट बात करती है, लेकिन अब वो Tier 2 की तरफ भी जाती है. उसमें चंडीगढ़ का नाम आया, आई थिंक जयपुर का नाम था, 1-2 और शहरों के नाम थे, मे बी अहमदाबाद. लेकिन एक सवाल मेरे मन में यहाँ है, Tier 1 सिटी जो टॉप सिटीज़ हैं, मेट्रोज हैं, उनके साथ दिक्कत ये होगी कि इनकी एफिशिएंसी कम होती जा रही है दिन पे दिन, चाहे वो ट्रैफिक हो, ये हो, वो हो, लाइफस्टाइल, बहुत सारे इश्यूज हैं. बहुत लोग हैं जो अब इस वाली लाइफस्टाइल से थोड़े परेशान हैं, और उनको लगता है कि
अगर मेरे हाथ में पैसा आ जाए, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं तो किसी छोटे शहर में चला जाऊंगा। ये आज बात भले ही उतनी ना हो रही हो, पर आप यकीन मानिए कि आगे आपको छोटे शहरों में प्रीमियम देके जाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब छोटे शहरों की बात करते हैं तो दिक्कत वहां पे यह है कि आप एक वर्ल्ड क्लास ऑफिस तो बिल्ड कर देंगे, लेकिन जो बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो अभी भी उस स्केल पे नहीं पहुंचा जिसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी दिक्कत है और यहाँ पर अभी वो इफिशिएंसीज क्रिएट नहीं हुई। ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक होगा? सो आई थिंक जो हम लोग की कॉन्वर्जेशंस चल रही हैं, आप देखी जाए तो कभी भी डिमांड की साइड से कन्वर्सेशन चली नहीं रही है विद द गवर्नमेंट्स। ओके, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्टेप अप करके इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बनाना ही पड़ेगा। फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपल है, अगर एयरपोर्ट नहीं है कंपनी नहीं जाएगी। बट अगर मैं ये मेजर पीस को हटा दिया जाए तो पिछले कुछ सालों में जो हमने देखा है, टियर 2 सिटीज़ में बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने लग गया। अब जैसे आपको सोशल के लिए मिल जाएगा, मॉल्स मिल जाएंगे, ईटरीज मिल जाएंगी, टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंटरनेशनल स्कूल्स मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ना, ये अगले 5-10 साल में और रोबस्ट हो जाएगा और ये जो है ये सपोर्ट करेगा टियर 2 मार्केट्स को। बट एक चैलेंज जो रहेगा टियर 2 के लिए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जब एक इंडिविजुअल ग्रोथ देखता है, वो ग्रोथ के लिए टियर 1 सिटीज़ में आएगा ही आएगा, क्योंकि 3 साल 5 साल जितने साल भी अगर हो गया, उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल विल बी टियर 1 सिटीज़। इसके अलावा अगर आप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेसिफिक देखा जाए, वो हमने काफ़ी चेंजेस देखने शुरू कर दिए हैं। अभी देर आर मोर लॉज, स्ट्रिक्टर लॉज, स्ट्रिक्टर कंप्लायंसेस विच आर कमिंग इन। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल तो कभी भी हाथ नहीं लगाएगा बिल्डिंग को जिसके अंदर कंप्लायंसेस नहीं होंगी। एंड दैट्स वेयर अगेन फ्लेक्स इज पार्टनरिंग। कभी कभी ऐसा होता है बिल्डिंग इज नॉट कंप्लायंट, फ्लेक्स इज पार्टनरिंग, क्योंकि उसको कंपनी हाथ नहीं लगाएगी, बट फ्लेक्स प्लेयर्स विल बी एबल टू ब्रिंग इट टू अ कंप्लायंट लेवल एंड देन लीज इट आउट टू देम। सो अगेन उधर भी एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बन रही है, which is visible, examples हैं market में, and I think it's only going to go more from here. So all the 3 aspects over the next 5-7 years is where it is looking at growing these tier 2 markets as well. हाँ, तो उसमें मेरा ही एक सवाल, आप दोनों चाहें तो जवाब दीजिएगा उसके, वो मेरे ही सवाल को कंट्राडिक्ट करेगा जो मैंने पहले पूछा, अब उसका उल्टा। अक्सर हमने देखा है कि चीज़ों का वक्त होता है। हमने देखा .com आया, उस समय तो नहीं चला, फ्लॉप हो गया, लेकिन बाद में वही इंटरनेट आज देखिए कहाँ जा रहा है और उसके दम पर कितने बड़ी कंपनीज बन गई। सो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन टाइम, जब तक वो वक्त नहीं आता। एक हमने टियर 2 सिटीज़ का राउंड देखा जब आईटी कंपनीज ने कोशिश की थी, कोलकाता में की थी, जयपुर में की थी, चंडीगढ़ में की थी, लेकिन वो सब बेकार हो गया, टैलेंट नहीं मिला या जो भी कुछ रहा, ऑफिस डिफंक हो गए। लेकिन वो वक्त और आज में 15-20 साल का वक्त गुजर गया, बहुत कुछ डेवलप हुआ। तो क्या अब हमारे टियर 2 सिटीज़, जिसकी झलक आपने अभी अपने जवाब में थोड़ी सी दी, उस चीज़ के लिए तैयार हो गए जहां वो 100% तो टियर 1 जैसे तो नहीं है, लेकिन एट पार एक हद तक है विद द इफिशिएंसीज और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिस पे आज से 15-20 साल पहले उतनी बात नहीं होती थी, लेकिन आज होती है और लोग उसको फॉलो भी करते हैं। और वो भी हमने कोविड में देखा, बहुत सारे लोगों ने जो बड़े शहर छोड़े वो लौट के नहीं आए क्योंकि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, घर से काम करने का मौका मिल गया, एंड दे आर स्टिल हैप्पी देयर। तो क्या अब हमारे टियर 2 शहर नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नई फैसिलिटीज, नए सोशल फैब्रिक के साथ तैयार हैं, जो 15-20 साल पहले वो नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से वहां चीजें नहीं चली, अब चल जाएंगी? दोनों आप जवाब दे दीजिए। मैं तो एक चीज़ पहले बोलूँगी, इवन टियर 1 में सिटीज़ में आप देखिए डिफरेंट पॉकेट्स आर डेवलपिंग ओवर अ पीरियड। वो नई पॉकेट्स इटसेल्फ आर नॉट रेडी, वही तैयार नहीं है, तो टियर 2 सिटीज़ को तो तैयार होने में अभी टाइम लगेगा। ओके, ठीक है, मेरा तो ये जवाब होगा। बट इज इट गोइंग टू बी 1 डेकेड 2 डेकेड? नहीं, another 5 max 7 years these cities will be ready. That is my input on that. ये एक इसका बिजनेस आंसर है और एक नेशन डेवलपमेंट आंसर है। बिजनेस आंसर तो क्लियर ये है कि जो टियर 1 सिटीज़ है, 90% से ज़्यादा ऑफिस सप्लाई और ऑफिस डिमांड और इकोसिस्टम वहीं पे है। तो क्लियरली जहाँ पे हमें एक बड़ा वॉल्यूम मिल रहा है, और पर्टिकुलरली हमारे मॉडल में बहुत बड़े कैंपसेस जो हम लेते हैं 5 लाख 7 लाख स्क्वायर फुट के, वो शायद आपको टियर 2 सिटीज़ का पूरा सप्लाई उतना ना हो, सो वो आपको शायद मिले नहीं। और बड़े कंपनीज भी ओवरनाइट शिफ्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि टियर 1 में
जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉटलनेक्स आएंगे, टियर 2 कोविड के बाद एक रीसेट तो आया है और हर चीज़ की एक टाइम आती है. And particularly we are very excited and we've been very actively investing in tier 2 cities because we feel that is one of the important legs as the nation develops and future में office space की वहाँ पे demand तो होएगी, but एक जो और contrary बात है कि बहुत बार infrastructure नहीं होता है tier 1 cities में भी, but क्योंकि office था, demand था और कंपनीज आ गए तो ऑटोमेटिकली उसके इर्द गिर्द सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेलरेट होकर डेवलप हो जाता है. तो बहुत बार एक जो फोर्सिंग मैकेनिज्म आपको चाहिए और जो कुछ शहरों के आपने जिक्र किया, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बार क्रिएट हो गया लेकिन ऑफिस डिमांड और सप्लाई नहीं थी. तो अब अगर उल्टा हो रहा है कि कंपनीज आ रहे हैं और जॉब है तो ऑटोमेटिकली बाकी सारा इकोसिस्टम तो एक फोर्सिंग मैकेनिज्म बन गई और वही हम चाहते हैं कि और हो. परहैप्स दैट इज नॉट द परफेक्ट वे इन विच इंफ्रास्ट्रक्चर शुड गेट डेवलप्ड एंड उसकी लिमिटेशंस आप टियर 1 सिटीज़ में भी देख रहे हो. बट हैविंग सेड दैट, अगर कुछ फोर्स नहीं हुआ, फोर्सिंग मैकेनिज्म, तो वो आपको होता हुआ दिखेगा भी नहीं. ठीक है, तो मतलब इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि कैसे ये कहानी निकल कर आती है. पर पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा सेंस आता है कि ये जल्दी ही हम होता हुआ देखेंगे. शायद जैसे फ्लेक्स हुआ है शायद ये वाला चीज़ भी और जल्दी हो. यू नेवर से नो, बट पोटेंशियल बहुत है एंड वी आर इनफैक्ट वेरी एक्टिवली लुकिंग एट टियर 2 सिटीज़ एज वेल बिकॉज हमें दिख रहा है कि लोग अब पहले इसकी इतनी जिक्र नहीं करते थे लेकिन लास्ट 4-5 सालों में कोविड के बाद पर्टिकुलरली लोग अब इसकी जिक्र कर रहे हैं. माइंडसेट चेंज हो गया. देखिए एक छोटा सा, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए कि कैसे माइंडसेट कितना बड़ा रोल प्ले करता है. कोविड के पहले तक हम सब बातें करते थे ना, जेन जी और 4 जनरेशन जो कि मिलेनियल्स और ये वो, उन्होंने कह दिया मुझे घर नहीं चाहिए, मैं तो घूमना चाहता हूँ, मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, लाइफ जीना चाहता हूँ. कोविड के बाद से पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया. आपको जो लग रहा था रियल एस्टेट खत्म है, इट्स नेल इन अ कॉफिन वाला मामला हो गया था, वही रियल एस्टेट इतना अच्छा चला कि वो अब लोग सवाल पूछते हैं कि इतना चल गया कब रुकेगा, इतना चल गया कब रुकेगा, क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया. नहीं चाहिए मुझे बाकी वो चीज़ें, मैं सबसे पहले घर खरीदूंगा. वही जनरेशन जो मना कर रही थी मैं तो किराए के घर में रहूंगी, ये करूंगी, वही अब घर खरीद रही है लोन लेके. तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि वो कैसे चेंज हुआ. वही मुझे लगता है कि टियर 2 की कहानी भी लिखेगा. नाउ चूंकि अब हम बातें तो बहुत अच्छा लग रहा है ये करना सारा, लेकिन अपने अंत में आगे 1 घंटा कब निकल गया पता नहीं चला. आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा कि ये तो हमने फ्लेक्स ऑफिस और इसकी बात की. अब जो दर्शक देख रहे हैं, जो रियल एस्टेट को समझ रहे हैं, अभी बहुत सारे लोगों का इसका सीधा कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो रियल एस्टेट के परस्पेक्टिव से इस पूरी कहानी से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करें जो हमने पिछले 1 घंटे में बातचीत की. फर्स्ट यू. पहली बात, ये एसेट क्लास इज हियर टू स्टे. ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी अक्रॉस द कंट्री. अभी हम ये भी देख रहे हैं कि टियर 1 टियर 2 की ग्रोथ के अलावा क्रॉस बॉर्डर ग्रोथ भी देखनी शुरू हो गई है. अब जैसे स्मार्ट वर्क्स है, सिंगापुर में है, वी हैव अदर ऑपरेटर्स आर लुकिंग एट मिडल ईस्ट, सिंगापुर, फिलीपींस, अदर लोकेशंस. तो ये ग्रोथ होगी. सो दिस इज अ सेक्टर रेडी for the next phase of growth. There is confidence, पूरा confidence है from occupiers कि ये हमारा core real estate strategy का हिस्सा है. It is not stop gap. पहले होता था कि मेरा जब तक नया ऑफिस नहीं बन रहा तब तक मैं ले लेता हूँ, वो वाली कहानी अब नहीं है. It is a long term view, it is a must have view in most of the real estate strategies. So जो और तीसरी जो चीज़ है which is transparency, governance, वो भी अब because of IPO, because of a lot more structuring of the asset class, अब वो भी आ गई है. तो अगर हम तीनों चीज़ों को इकट्ठे मिला के देखा जाए, गुड बेट, कंसिस्टेंट बेट, कंसिस्टेंट ग्रोथ, क्योंकि ये ये ऐसा एसेट क्लास है जो हर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होके जो उस टाइम की नीड है उसको केटर कर रहा है फ्रॉम देयर डिमांड साइड. सो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट, growing sector, may not grow to 100% of the office market, but consistent growth देखेगा. हर्ष, मेरा सवाल आपसे ये कि जब इतने ऑफिसेज आएंगे, इतने लोग काम करेंगे, ब्लूम करेगा, तो डेफिनेटली उनको घर भी चाहिएंगे, उनकी और डिमांड भी आएगी. तो बहुत बेसिक पे लेके चला जाता हूँ, तो इन्हीं शहरों में चाहे टियर 1 मान लीजिए, चाहे टियर 2 मान लीजिए, आपको और हाउसिंग डिमांड, और बेहतर रेंटल यील्ड्स, और तरीके के बेनिफिट, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई देंगी. अनडाउटेडली ये तो होना ही है. और अगर आज के दिन अपने देखें कि इंडिया के 78 इयर्स इंडिपेंडेंस में 1 बिलियन स्क्वायर फुट की ऑफिस क्रिएट हुई है, जिसमें आज के दिन इनके रिपोर्ट में देयर आर सेवरल अदर एस्टिमेट्स विच टॉक अबाउट फ्लेक्स स्पेस की पेनिट्रेशन 8 से 10% हुई है. ये तो क्लियर है सर
कि इंडिया को अगर एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है 2047 में, जो हमारा कंट्री का एक नोबल मिशन है, तो आज के दिन भी हम बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। आने वाले टाइम में बाहर की कंपनियां ज़ोरों से ऑफिस यहाँ पे बनाएगी, इंडिया की कंपनीज जैसे जैसे बढ़ेगी उनकी ऑफिस की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़ोरों से आएगी। आर बिलीव फंडामेंटली इज द नेक्स्ट 1 billion square foot which will come in the next 10 to 15 years, a disproportionate share of that will not be leased, they will be managed. ओके और यहीं पे एक ड्रिफ्ट आपको जाता हुआ दिखेगा और ये सेक्टर का हमें बहुत फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। और साथ में जैसे जैसे ये सेक्टर ग्रो करेगा, वाई आर वी लिमिटिंग ओनली टू रियल एस्टेट, जो आपका एक डिमांड बढ़ेगा, साथ में आपकी इकोसिस्टम कितनी बढ़ेगी। अगर आज के दिन हमारे यहाँ 2 लाख लोग डेली आते हैं, तो साथ में कोई वेजिटेरियन थाली खा रहा है, कोई जिम यूज़ कर रहा है, कोई अपना लॉन्ड्री कर रहा है, तो अपने घर में जो वो कंजम्पशन कर रहा है वो ऑफिस में लेकर आ रहा है। तो पूरी जो इकोसिस्टम है वहाँ पे कंजम्पशन इतना अपलिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हो एस्पिरेशनल अम्यूनिटीज़ का, कि आपको लग रहा है, जो अगेन यूएस में काफ़ी साल मैंने बिताए हैं, जो आपको लगता था जब आप ये बड़े बड़े कैंपसेस जाते थे गूगल मेटा के, कि आप एक काम करके मज़ा आ रहा है, आप अंदर जा रहे हो, और अंदर आप जब वापस निकल रहे हो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप थक गए हो आज, आपको लग रहा है आप अपने पेट को वॉक करवा रहे हो, आपका वहाँ पे आप फूड कोर्ट में जा रहे हो। तो ऐसा क्यों ना हो इंडिया में कि वेयर वर्क बिकम्स अ वे टू लिव, नॉट द अदर वे अराउंड। दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्नोटेशन रादर दैन जो रियल एस्टेट की ग्रोथ होगी। बिकॉज अगर वो ग्रोथ होगी तो इंडिया की एज अ सोसाइटी ओवरऑल वेल-बीइंग होलिस्टिक ग्रोथ होगी, एंड वो वर्क में भी दिखेगा, क्योंकि अच्छा एम्प्लॉई, हैप्पी एम्प्लॉई आपको अच्छा काम करके देगा, एंड नेशन की डेवलपमेंट भी उसी बेसिस पे होगी। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली, इन टियर 1 ऑल्सो हमने ये देखा है कि पहले आता है ऑफिस और फिर बाकी एसेट क्लास धीरे धीरे फॉलो करती है। तो इट्स अ गिवन, ग्रोथ होगी, रियल एस्टेट की ग्रोथ होगी। चलिए जी, मैंने जैसा कहा कि समय बस अब थोड़ा सा बता रहा है कि हमें इसे ख़त्म करना होगा, लेकिन ये चर्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही। आई थिंक मतलब दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानते थे इस चीज़ को, लेकिन इतनी गहराई से आज जो आप दोनों ने समझाया और जितना अच्छी तरीके से समझाया, आई थिंक प्रोग्राम देखने के बाद वो जैसे थोड़ा एनलाइटमेंट वाला फीलिंग होता है वो आएगा। थैंक यू वेरी मच रमिता एंड हर्ष, बहुत मजा आया बातचीत करके। एंड इस स्पेस, ये है भी बड़ा एक्साइटिंग स्पेस, आगे इस पर और जैसे जैसे वो आपका 100 मिलियन मार्क जब टच होगा, दोबारा आपको बुलाएंगे और उस पर बातचीत करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो। आई थिंक कि आज का ये शो, ये बातचीत जो काफ़ी इनफॉर्मल तरीके से हुई, आपको अच्छी लगी होगी। तो जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। आप चाहे टीवी पे देखें शो या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहां आप सीधे लिख के हमें बता सकते हैं, या फिर मेल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। एंड आई होप कि ये शो आपको भी रियल एस्टेट में आपका जो भी कनेक्शन हो, जैसा भी कनेक्शन हो, जिस भी एसेट क्लास में, चाहे मैंने शुरू में कहा दुकान, मकान, घर या ऑफिसेज ही, या आप खुद ऑफिस जाते हैं, हर जगह से आपको एक कनेक्ट मिल जाएगा। थोड़ा अगर नहीं समझ में आया, दोबारा ये शो पूरा सुनिएगा, अवेलेबल तो है ही हमारे यूट्यूब चैनल पे, और फिर हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।